नमस्कार, आज की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की कक्षा में हम शिवपूजन सहाय का प्रसिद्ध निबंध गाँव की अनिवार्य आवश्यकताओं पर चर्चा करेंगे। ये पुनरावृत्ति कक्षा है, एक बार हम इस पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो आइए फिर से एक बार इस पर चर्चा आरंभ करते हैं। इससे पहले कि हम अपने चैप्टर पे जाएँ, हम शिवपूजन सहाय जी का परिचय ले लेते हैं। शिवपूजन सहाय जी पत्रकार तो बहुत बड़े पत्रकार थे, बहुत यशस्वी पत्रकार थे। उन्होंने बहुत सारी मैगज़ीन्स में संपादन का काम किया। मारवाड़ी सुधार, माधुरी, पतवाला, गंगा, जागरण, पुस्तक भंडार जैसी कई पत्रिकाओं में उन्होंने संपादन का काम किया। उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक संपादन किया और साहित्य में अपना योगदान दिया। और जब संपादक थे तो सिर्फ उनका योगदान एक तरफा नहीं था, सिर्फ वो खुद नहीं लिखते थे, बल्कि वो अन्य जो श्रेष्ठ पत्रकार जो रचनाकार थे, उनकी रचनाओं को अपनी पत्रिका में लेकर आते थे। और इस तरह से करके उन्होंने डबल वे, दो तरह से साहित्य की सेवा की और साहित्य की को समृद्ध किया, उसको बढ़ाया। उनकी बहुत ही सारी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ग्राम सुधार, दो घड़ी, अन्नपूर्णा के मंदिर में, वे दिन वे लोग और मेरा जीवन उनकी आत्मकथा है। और उनकी सबसे जो महत्वपूर्ण रचना है, जिसके लिए वो हिंदी साहित्य में उनका नाम हमेशा लिया जाएगा, वो है देहाती दुनिया। उनका उपन्यास है और ऐसा माना जाता है कि इसी उपन्यास से आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत हुई। इससे पहले आंचलिक उपन्यास नहीं लिखे जाते थे। इससे पहले चरित्र प्रधान या किसी और तरह के जो भी ट्रेंड थे, सामाजिक समस्याओं के उपन्यास और तमाम तरह के उपन्यास थे, लेकिन अंचल विशेष के उपन्यास, जिसमें आज किसी क्षेत्र की आंचलिकता को ही जो है प्रधानता चित्रण किया जाए, ऐसा प्रयोग जो है उन्होंने पहली बार किया। और इसके बाद कहने की ज़रूरत नहीं है कि पूरी परंपरा एक परिपाठी चल पड़ी इस तरह के उपन्यासों को लिखने की। उन्होंने बच्चों के लिए भी रचनाएं लिखी और काफ़ी पसंद की गई। आज भी उनकी रचनाओं को बच्चे बहुत खुशी से पढ़ते हैं और बाल साहित्यकारों में उनका नाम जो है बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्हें उनके इस साहित्यिक योगदानों के लिए भारत सरकार ने 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1961 में उनको पटना में जो है नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ और 1962 में जो है भागलपुर विश्वविद्यालय ने उनको डीलिट की मानक उपाधि दी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उनका जो रचना संसार है वो बहुत ही विपुल है, बहुत ही विस्तृत साहित्य का दायरा है उनका। चाहे वो मतलब उपन्यास लिख रहे हैं और साहित्य और निबंध लिख रहे हैं और बच्चों के लिए लिख रहे हैं और तमाम तरह की जो राइटिंग है वो बहुत वैविध्य है, उसमें बहुत तरह की रचनाएं उनके पास हैं। वो सिर्फ एक ही तरह के छोटे से क्षेत्र में बंधे हुए लेखक नहीं रहे हैं। अगर हम उनके इस चैप्टर की बात करें जो कि हमारे सिलेबस में लगा है, गाँवों की अनिवार्य आवश्यकताएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी कहा कि इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है और ये जो निबंध है वो आज भी प्रासंगिक है। इस निबंध में शिवपूजन सहाय जी ने भारतीय गाँवों की कुछ ऐसी आवश्यकताओं का उल्लेख किया है जिनकी पूर्ति न केवल ग्रामवासियों की वर्तमान स्थिति वरन पूरे देश की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने में सहायक हो सकती है। सर्वप्रथम लेखक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि गांव की समस्या को जानने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव की आवश्यकता है। गांव में जाकर वहां के निवासियों का जो दैनंदिन जीवन देखकर उनकी आवश्यकताओं को समझा जाएगा और उसके बाद ही उनके समाधान के ऊपर चर्चा की जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस शब्द को उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष अनुभव। अगर हम शहरों में बैठकर, अगर हम एसी रूम्स में बैठकर, अगर अपने कंफर्ट जोन में बैठकर गाँव की चर्चा करें, तो शायद हमारी चर्चाएं जो हैं उतनी फ्रूटफुल ना हो, उतनी उपयोगी ना हो, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि उनकी समस्याएं वास्तव में क्या हैं, वो किस तरह की समस्याओं से रोज दो चार हो रहे हैं और हमारा परिवेश उनसे अलग है और हम उन परिस्थितियों से बहुत दूर हैं। इसलिए जब हम समस्या को ही नहीं जानेंगे तो हम समाधान की तरफ कैसे जा पाएंगे। तो उन्होंने पहले ही जो कागजी कार्रवाई करने वाले विचारक हैं कि सिर्फ आर्टिकल्स लिख देने से, सिर्फ कहीं वक्तव्य कर देने से, कहीं भाषण करने से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, ये उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह से वहाँ काम नहीं हो सकता है। और अगर आपको गाँव की समस्याओं को समझना है तो आपको खुद वहाँ जाकर प्रेजेंट होना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा। जब एकात्मता होगी तभी वहाँ की समस्याओं को समझा जा सकेगा और जब समझा जाएगा तभी उसका समाधान निकलेगा। जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण समस्या उन्होंने गाँव की समस्या नहीं, आवश्यकता जो उन्होंने गाँव की हमारे सामने रखी वो थी
शिक्षा व्यवस्था का प्रचार प्रसार। वो कहते हैं कि गाँव में शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा जो है वो विकास का मूल है। शिक्षा जो है वो व्यक्ति का चहुमुखी विकास करती है, उसकी मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ होती है व्यक्ति की जब उसको शिक्षा मिलती है। किसी भी सोसाइटी को, जब हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति की ग्रोथ जो है वही सोसाइटी की ग्रोथ, जब पूरी सोसाइटी को, एक जनरेशन को एजुकेशन मिलती है तो पूरी सोसाइटी उसी से उसी उसी के सापेक्ष जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो वो कह रहे हैं कि गाँव में स्कूल बहुत कम है, इसलिए बच्चों को बहुत दूर-दूर से पहुँचना पड़ता है उन स्कूलों में, और साथ ही जो स्कूल हैं भी तो वहाँ की शिक्षा प्रणाली बहुत ही हल्की है, शिक्षा का स्तर बहुत ही हल्का है, और वो कह रहे हैं कि शिक्षा मूल है तो शिक्षा तो चाहिए। अब ये एक बात बहुत ही सामान्य लग सकती है कि दूर जाना पड़ता है तो भी क्या समस्या है, लेकिन गाँव की जो यातायात के साधन हैं, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़क और तमाम तरह की जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, बहुत ही खराब स्थिति में है। तो बच्चों का इतनी दूर जाना और खासकर लड़कियों का इतनी दूर जाना बहुत ही मुश्किल होता है, जो फिर स्त्री शिक्षा में बाधा बनता है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पाती हैं, क्योंकि रास्ता इतना लंबा है और रास्ते में 10 तरह की समस्याएं हैं। और सिर्फ लड़कियों की नहीं, ये समस्या दूर के जो स्कूल की समस्या है वो लड़कों के साथ भी है। तो स्कूल जो है वो गांव के नज़दीक होने चाहिए या गांव के भीतर होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल होने चाहिए, ऐसा ऐसा उनका मत है। और साथ ही उनका मत है कि सिर्फ स्कूल होना जो है वो अपने आप में काफ़ी नहीं है। स्कूल एक बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर का होना काफ़ी नहीं है, बल्कि वहाँ पे अच्छे शिक्षकों का होना बहुत ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि सभी जो अच्छे शिक्षक हैं वो शहरों में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, वहाँ का जो जीवन का स्तर है वो ऊंचा है, और गाँव में जो है बहुत तरह की तकलीफें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संचार के साधन हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जीवन की, वो गाँव में नहीं है। इसलिए जो है वहाँ पे कोई शिक्षित व्यक्ति वहाँ पे अपना व्यवसाय, वहाँ पे आजीविका का स्रोत अपना नहीं ढूंढता, वो शहरों में ही रहना चाहता है। तो इसीलिए जो काम चलाऊ तरह से कि भाई ठीक है हम गाँव में रह लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, तो जिनके पास कम क्वालिफिकेशन है उनसे काम फिर चलाया जाता है। तो उससे निश्चित रूप से हमारी जो एजुकेशन, जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो बहुत ही उसमें फ़र्क आया है, क्योंकि अच्छे शिक्षक वहाँ नहीं जाना चाह रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो शिक्षा है गाँव की, वो शहरों की शिक्षा से शायद कुछ अलग भी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। क्योंकि जैसे ही वहाँ शिक्षा होगी, व्यक्तित्व का विकास होगा, उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें व्यावहारिक ज्ञान चाहिए, ताकि वो अपने गाँव की समस्या, छोटी-छोटी समस्याओं को खुद ही उनसे जूझें और रास्ता निकाल लें। उन्हें मकानों की व्यवस्था, पशुपालन, सुव्यवस्थित जीवन को सुखी बनाने का तरीके, ये सभी उनकी शिक्षा का हिस्सा होने चाहिए। कृषि विज्ञान की समझ उनकी शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए, और किस तरह से वो अपनी उपज को बेहतर बनाएं, और किस तरह से उसको बेचें, और किस तरह से उसे मुनाफा कमाएं, ये सब उनकी शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए, ऐसा उनका मत है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सड़कें बनवाना है वो गांव की एक और आवश्यकता है, क्योंकि जो सड़क है वो नसों की तरह है, जैसे कि हमारी जो धमनियां हैं उसमें रक्त प्रवाह होता है, उसी तरह जो सड़कें हैं उसी से किसी देश का विकास प्रवाहित होता है। तो जब सड़कें होंगी तो गांव तक जो है टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, गांव तक पहुंचना, लोगों जो भी इच्छा रखते हैं गांव जाने की वो तुरंत गांव जा सकते हैं, और गांव जो भी उसकी पैदावार है, जो फसलें हैं, जो फल सब्जियां वो उगा रहे हैं, वो तुरंत शहरों तक उनका आना आसान होगा अगर हमारे पास सड़कें बनी हुई होंगी। और अगर सड़कें नहीं होंगी तो सड़कों के अभाव में गांव पहुंचना और गांव के उत्पादों का मंडियों तक आना, शहरों तक आना दुरूह कार्य हो जाएगा, मुश्किल कार्य हो जाएगा, और जो कि एक विकास में बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगी। इसी क्रम में जो है लेखक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। वो कहते हैं कि जो राजनीतिज्ञ हैं हमारे, कि गांव की स्थिति ऐसी है तो क्यों है, क्योंकि हमारा जो बजट बनता है तो उसमें गांव के नाम की जो फंडिंग होती है वो सारी बीच में ही चट कर ली जाती है, वो गांव तक पहुंचती ही नहीं है। तो वो कहते हैं जो राजनीतिज्ञ हैं वो भीख मांगने के लिए, वोट की भीख लेने के लिए तो तुरंत पहुंच जाते हैं गांव में, और किस्सा साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से अपने वोट उगा लेते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो वो बिल्कुल गांव को भूल जाते हैं। कहीं अगर वो थोड़ा भी गांव की तरफ ध्यान दे तो गांव की जो बदतर हालत आज हमें भारत में नजर आती है वो ना होती। जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी जो धूर्तता है, जो उनकी चालाकी है, उसका खामियाजा पूरे भारत को कहीं ना कहीं यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। इसको उन्होंने बड़े ही कड़े शब्दों में इनकी निंदा की है, जिससे वो कहते हैं कि वोट की भीख मांगने के लिए वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। इसके
आज शिवपूजन जी ने जिस तरफ हमारी रेखांकन किया है, हमारी दृष्टि डाली है, वो है अच्छे जलाशयों की व्यवस्था। वो कहते हैं कि गांव में पीने के पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि जल ही जीवन है। स्वच्छ जल सभी का अधिकार है, और क्योंकि अगर जल स्वच्छ नहीं है तो बहुत तरह के जो बीमारियां हैं, बहुत तरह की जो कमियां हैं, वो वहाँ पे हमें नजर आने शुरू हो जाती हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ व्यवस्था करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए उसका यूज़ कैसे किया जाए, उसका उपयोग कैसे किया जाए, ये इसके लिए अवेयरनेस, इसके लिए जागृति फैलाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है यहाँ पर। क्योंकि आपके पास स्वच्छ जल है, लेकिन अगर आप साफ मटके में अगर आप गंदे हाथ से पानी निकालते हैं तो वो साफ नहीं रहेगा। साफ कुएं में से पानी अगर आप गंदा बर्तन बाल्टी से पानी निकालते हैं तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं, वो औरों के लिए भी गंदा हो जाएगा। और खुले में शौच और कुएं के आसपास कपड़े धोना, नहाना, इससे जो है पानी के दूषित होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आप बीमार हो जाते हैं, अगर इम्यूनिटी वीक हो जाती है, अगर किसी तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कमजोर हो जाती हैं गंदे जल की वजह से, लगातार बीमार रहने की वजह से, तो वहां पर उचित चिकित्सा व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है। जिस तरह से अच्छे शिक्षक गांव में नहीं रहना चाहते, उसी तरह से अच्छे डॉक्टर्स और वैद्य भी गांव में नहीं रहना चाहते। कारण सेम ही है कि वहाँ पे उनकी ग्रोथ नहीं है, वहाँ पे उनको वो पैसा नहीं मिलेगा, वो स्टेटस नहीं मिलेगा। स्टेटस तो शायद जरूर मिले कि गांव में अगर एक व्यक्ति भी डॉक्टर है और इतने लोग उससे आसपास के उसके पास आएंगे तो सम्मान तो निश्चित रूप से है, लेकिन धन नहीं है वहाँ पे, पैसा उस तरह से नहीं है। तो गांव में लोग जो डॉक्टर हैं वो वहाँ हमें नहीं देखने को मिलते, यही एक बहुत बड़ा कारण वहाँ का है। तो वो कहते हैं कि जलाशय जो है उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनका यूज़ करना आना चाहिए, और जो डॉक्टर्स की कमी है वहाँ पर, उसकी तरफ भी उन्होंने हमारा ध्यान दिलाया कि अगर ऐसा हो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसके बाद वो कह रहे हैं कि जो धन का संचय है, धन का जो सही उपयोग है, क्योंकि गांव जो हैं वो हमारे प्राथमिक उद्योग है वहाँ पर, जो कृषि है, डेयरी फार्म वगैरह हैं, जो तमाम तरह के वहाँ पे उद्योग धंधे हैं जो प्राथमिक स्तर के, वो पैसा जनरेट करते हैं, उनसे उत्पादन कि पूरा देश उन पे डिपेंड है। तो वो तो खरीदा, वहाँ पे पैसा तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो वो पैसा किस तरह से, उस पैसे को मल्टीपल तरीके, इसका इसका ज्ञान भी ग्रामवासियों तक पहुंचना चाहिए। उनको इस बारे में अवेयरनेस उनके पास पहुंचनी चाहिए, जागृति पहुंचनी चाहिए। साथ ही उनके पास, क्योंकि वो एक गांव है, एक संगठन है, एक यूनिट है, तो उनके पास अपनी संगठन की शक्ति भी होनी चाहिए, उनको अपनी शक्ति का एहसास भी होना चाहिए। तो अगर उनको ये दो चीजें मिल जाए, अगर उनको अपने पैसे का यूज करना आ जाए और उनको अपने संगठन की शक्ति का इस्तेमाल करना आ जाए, तो कहते हैं शिवपूजन सहाय जी का स्पष्ट मत है कि वो अपना भाग्य बदल सकते हैं। यानी गांव का जो स्वरूप आज दिनहीन हमें नजर आ रहा है, वो एकदम बदल जाएगा और वहाँ पे जो श्री वृद्धि है वो हमें कुछ और ही नजर आएगी। और क्योंकि गांव जो है वो, भारत जो है वो गांव का देश है, तो जब एक गांव की विकास होगा तो आप देखेंगे जब गांव विकसित होना शुरू हो जाएंगे तो धीरे धीरे करके पूरा भारत ही विकसित होता हुआ हमको नजर आएगा। इसके बाद शिवपूजन साहब जी कह रहे हैं कि गाँव में जो चौथी आवश्यकता है वो दवा खाने की है। जो अस्पताल हैं उनकी सख्त जरूरत है, न केवल डॉक्टर्स वहाँ पे चाहिए बल्कि बल्कि दवाइयों की भी जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर दवाई रिकमेंड कर सकता है, वो बता सकता है कि उसको किस तरह का उपचार लेना है, लेकिन अगर उपचार के साधन मौजूद ना हो, अगर दवाइयाँ मौजूद ना हो और तमाम उससे जुड़ी हुई अन्य सुविधाएं उपलब्ध ना हो, तो सिर्फ डॉक्टर की सलाह भी क्या काम कर पाएगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि चिकित्सालय वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही वो कह रहे हैं कि चिकित्सालय सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं होना चाहिए, वहाँ पर पशु चिकित्सालय की भी परम आवश्यकता है, क्योंकि पशुपालन जो है उनके मुख्य व्यवसायों में से एक है और पशुओं का स्वास्थ्य जो है वो बहुत तरह से मैटर करता है, बहुत तरह से उसका प्रभाव है। तो पशुओं का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वहाँ पे इस तरह उनके लिए भी अस्पताल चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। वो इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ हमारी उंगली रखी है और हमारी दृष्टि उस तरफ देने की कोशिश की है कि आप इस तरफ देखिए कि गाँव में जो है हर किसान के पास थोड़ी ज़मीन है और जो कि अगली पीढ़ी के बाद जो है बढ़ जाती है, भाइयों में ज़मीन बढ़ जाती है और ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़े होते चले जाते हैं, जिससे उसका जो श्रम है व्यक्ति का वो वेस्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना गाँव की जो ज़मीन है, खेत है, उनकी चकबंदी की जाए, उनको सामूहिकरण किया जाए और
ताकि वो सीमित शक्ति जो उनकी है वो बिखरे नहीं, बल्कि वो यूनिटी में संगठन की शक्ति के माध्यम से जो है अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएं और अधिक से अधिक अपने श्रम का लाभ उठाएं, अधिक से अधिक जो है उनके श्रम से, उनकी मेहनत से जो है भारत आगे बढ़े और प्रगति की तरफ आगे वो बढ़े। इसके लिए जो है उन्होंने चकबंदी की तरफ जो है इशारा किया कि हमें गांव के खेतों को एक साथ बांध लेना चाहिए और एक साथ उसमें काम करना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें इस पूरी चर्चा में जो उन्होंने गांव की अनिवार्यताओं पर बात की, तो उन्होंने ऐसी आवश्यकताओं की तरफ हमारा ध्यान दिलाने की कोशिश की है जिससे पूरे देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सबल बनाया जा सके। सिर्फ गांव की चर्चा कर रहे हैं तो मीन्स ये नहीं कि सिर्फ गांव का ही विकास वो करना चाहते हैं, दरअसल वो पूरे गांव के माध्यम से पूरे भारत का विकास करना चाहते हैं। गांव वाले प्राय साधनों की कमी और वर्तमान जो नई तकनीक है उनकी अभाव के कारण जो है कष्टप्रद जीवन जी रहे हैं। जहाँ तक जलाशयों की बात है तो जलाशय जो है वो अपने आप में सिर्फ एक बिंदु नहीं है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे अन्य पक्ष भी हैं जो कि एक समस्या का समाधान होते ही एक चीज वहां पे उपलब्ध कराते कई और चीजें जो हैं वो स्वतः उपलब्ध हो जाएंगी, ऐसा उनका मत है। और तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ हमें ध्यान रखने की है कि चकबंदी की बात, स्वच्छता की बात, अवेयरनेस की बात और सबसे पहली बात जो उन्होंने उठाई वो शिक्षा की बात कि शिक्षा जो है वो सभी चीज़ों का मूल है। आप ये देखेंगे कि वो जिस भी बिंदु को उठा रहे हैं उसके बारे में, उसके सारे डायमेंशंस को, उसके सारे आयामों को कवर करके हमसे बात कर रहे हैं कि शिक्षा की बात है तो सिर्फ अच्छे मतलब स्कूल दूर हैं इतना ये समस्या है, लेकिन इतनी ही समस्या नहीं है। अगर स्कूल है भी तो उनकी गुणवत्ता भी बहुत कम है। अगर वो स्कूल अगर अस्पताल हैं तो भी डॉक्टर वहाँ पे होना चाहिए, डॉक्टर है तो भी वहाँ पे दवाइयाँ होनी चाहिए, और अस्पताल अगर हैं तो सिर्फ मनुष्यों के लिए ना हो, पशुओं के लिए भी। मतलब आप सोच रहे, आप देखिए कि उनकी दृष्टि यहाँ पे कितनी वैविध्य, पूरा सिनेरियो, पूरा परिदृश्य को वो कवर करती हैं, कोई भी बिंदु उन्होंने यहाँ पे छोड़ा नहीं है। और ऐसा सिर्फ शिवपूजन जी का ही मत नहीं है, बल्कि ऐसा मत गांधी का भी था। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि हमारे गाँव का विकास हो, हमारे गाँव जो है वो आत्मनिर्भर बने। और फिर वही बात मैं आपको दोबारा से फिर कहना चाहती हूँ कि गांव का विकास ही क्यों, शहरों का विकास क्यों नहीं? गांव में ऐसी क्या बात है कि गांव को विकसित करने की बात शिवपूजन सहाय कह रहे हैं, गांव को विकास करने की बात गांधी कह रहे हैं? गांव हमें समझना है कि भारत जो है वो गांवों का देश है। गांव में अगर हम कमी छोड़ देंगे तो वो पूरे भारत में कमी बनी रहेगी। अगर गांव सबल हो गए तो ऑटोमेटिकली पूरा जो देश है वो सबल हो जाएगा। जैसे ही गाँव में स्ट्रेंथ आ जाएगी, जैसे ही गाँव में अपनी शक्ति को वो पहचान लेंगे और जो कमियां उनके साथ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जो भी कमियां उनके आसपास हमें नजर आती है, जैसे ही हम उनको दूर करेंगे वैसे ही तुरंत हमें उसके परिणाम जो है पूरे भारत के विकास के क्रम में, उठान में हमको नजर आने लग जाएंगे। अब देखिए कि गांव के विकास करने से या शहरों को अवॉइड करने से क्या फर्क, इस बात का मतलब क्या है? इस बात को हम ऐसे समझें कि जब आज़ादी के बाद जब भारत के विकास का मॉडल तय करना था कि भारत को किस दिशा में चलना चाहिए, उसको कौन सा रास्ता लेना चाहिए विकास का, तो गांधी जी ने कहा कि हमें विकेंद्रीकरण का रास्ता लेना चाहिए। विकेंद्रीकरण मतलब बिखराव का, अलग अलग जगह विकास हो। केंद्रीयकरण मतलब एक ही जगह का विकास हो। जैसे कि हम देखते हैं दिल्ली विकसित हो गया, बंबई विकसित हो गया, कलकत्ता विकसित हो गया, लेकिन उसके आसपास का जो एरिया है वो विकसित नहीं है। तो जब मतलब, और वो एरिया क्यों विकसित होंगे कि वहां पर आप प्रशासनिक सारे तंत्र वहीं पे स्थापित कर दीजिए, कारखाने वहीं स्थापित कर दीजिए, सारी बिल्डिंग्स वहीं बना दीजिए, सब कुछ वहीं पर, आप पूरी ग्रोथ जो है, जो भी आपके पास पावर है वो सब वहीं उन्हीं क्षेत्रों में नजर आएगी, और आसपास के क्षेत्रों की तरफ आपका विकास नहीं है। तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा? इसका दुष्परिणाम ये होगा कि आसपास के क्षेत्रों के जो लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, वो बेहतर जीवन स्तर के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर आजीविका के लिए अपने गाँव को छोड़ के, अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के वो शहरों की तरफ भागेंगे, जो कि स्वाभाविक है। और गांव जो है वो खाली हो जाएंगे, गांव का जो विकास होना चाहिए वो नहीं होगा। और इसका दूसरा पक्ष क्या होगा कि जो शहर हैं वो अतिरेक बोझ से जो है दब जाएंगे। वहां पे इतने लोग आ जाएंगे कि उस शहर की जो अपनी क्षमता है वो पार कर जाएगी, और उसके बाद वहाँ की जीवन व्यवस्था पूरी लचर हो जाएगी। हम देखते हैं कि हर बड़े शहर में बहुत बड़े बड़े स्लम है, बहुत बड़े बड़े झुग्गी झोपड़ी इलाके हैं,
जहाँ गरीब और बड़ी दयनीय स्थितियों में रहने को वो बाध्य हैं, और वो यहाँ आए हैं एक बेहतर जीवन के लिए, लेकिन जी रहे हैं वो एक निकृष्ट जीवन, एक घटिया जीवन, जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। अगर अगर उससे थोड़ी भी सुविधाएं उनके गांव देहात में उनके लिए उपलब्ध होती, तो शायद वो इससे बेहतर जीवन यहाँ वहाँ पर जी रहे होते। लेकिन अब गांधी कहते हैं कि विकेंद्रीकरण किया जाए। गांधी ने ऐसा कहा कि विकेंद्रीकरण का विकास होना चाहिए, कि हम हर गांव को पूर्णतः विकसित करें। हर गांव के पास न केवल शिक्षा हो, न केवल स्वास्थ्य हो, न केवल जल व्यवस्था हो, न केवल उसके अपने पैसे को मैनेज करने की व्यवस्था हो, बल्कि वो कहते हैं कि हर गांव के पास उसका अपना एक मनोरंजन का केंद्र भी होना चाहिए। मतलब जीवन में सिर्फ काम ही नहीं है, जीवन में सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, जीवन में अच्छा स्वास्थ्य ही नहीं है, बल्कि जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि आपके जीवन में आमोद प्रमोद हो, आप अपने जीवन को हंसी खुशी गुजार रहे हो। तो हर गांव के पास अपना एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जैसे शिव पूजन साय जी ने भी संगठन की शक्ति कह के जिस तरफ इशारा किया, तो गांधी ने कहा कि हर गांव के पास अपनी सुरक्षा के लिए भी एक यूनिट होनी चाहिए। उसके पास एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो उसके वक्त आने पर उसकी सुरक्षा कर सके, और अपनी आवश्यकता भर की सभी चीजें का उत्पादन गांव में खुद ही हो जाए, उसे किसी और से कुछ लेने की जरूरत ही ना पड़े। गांव सिर्फ देने वाले हों, गांव जो है दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन उनको उन तक पहुंचाने वाले हों। गांव को किसी चीज की जरूरत ना हो। गांव के लिए जिस भी चीज की जरूरत एक गांव को होती है, वो उसका उत्पादन गांव में खुद ही होने लग जाए, ऐसा गांधी चाहते थे। और ऐसी जगह चाहते थे जहां से कोई व्यक्ति बाहर ना जाना चाहे, कोई व्यक्ति अपनी जड़ें छोड़कर, अपने घर छोड़कर, अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये हमारा बेसिक स्वभाव है। हम जाते हैं बाहर तो किस लिए जाते हैं? बेहतर शिक्षा के लिए। जो लोग बड़े शहरों में आज अपने गांव छोड़ के आए हैं, अपने स्टेट को छोड़कर आए हैं, वो किस लिए आए हैं? शिक्षा के लिए आए हैं, आजीविका के लिए आए हैं, इलाज के लिए आ रहे हैं, या कुल मिलाकर कहें कि वो एक बेहतर जीवन स्तर के लिए आ रहे हैं। तो अगर वही चीज उनको अपने गांव में मिलेगी, तो उनको शहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे गांव का विकास होगा, भारत का विकास होगा, शहरों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, और जो माइग्रेशन का जो रेट है हमारे यहाँ, जो प्रवास का रेट है, वो दर भी कम होगी, और व्यक्ति जो है वो अपनी जगह पे, अपनी जड़ों पे रह के ज्यादा सांस्कृतिक होंगे। अपनी भाषा, संस्कृति, कल्चर, मतलब एक छोटे से एक स्टेप से इस विकास के इस क्रम में अगर हम चले होते, तो कितनी समस्याएं जो आज हमारे सामने हैं वो नहीं होती, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सॉल्व होती है। व्यक्ति अपनी जड़ों में के पास जब रहता, तो वो अपने कल्चर के नजदीक रहता, अपनी भाषा के नजदीक रहता, आत्मगौरव उसका बना रहता, और कितनी ही चीजें जो हैं अपनी जड़ों से कट के शहरों में आके व्यक्ति खो रहा है। अजनबियत और जो ऊब जो हम शहरों में देखते हैं, जो डिप्रेशन देख रहे हैं, ये सब उसके प्रतिफल हैं, ये सब उसके परिणाम हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, तो ये निबंध अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मार्के का निबंध है। ये उन बातों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है जो आज़ादी के बाद हमारे सामने खड़ी हुई समस्याएं थी, और हमने जो है विकास का जो सही मॉडल था विकेंद्रीकरण का, उसको न चुनकर केंद्रीकरण का मॉडल चुना, कि विकास जो है कुछ कुछ शहरों में किया, कुछ कुछ कहीं कारखाने, और उसी जगह के आसपास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप कर दिया, और जो हमारे गांव देहात है उनको हमने छोड़ दिया। जो केंद्रीकरण किया, उससे जो समस्याएं आई, उससे गांव की उपेक्षा हुई, तभी ये समस्याएं हमारे सामने आई हैं। बात ये है कि जो समस्याएं, हम गलत रास्ता चुनने से जो समस्याएं आई थी, जिसकी तरफ शिव पूजन सहाय जी इशारा कर रहे हैं, वो समस्याएं आज भी हल नहीं हुई हैं। वो समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। आज भी उसकी तरफ कोई सुधार जैसी स्थिति हमें नजर नहीं आ रही है। तो जो निबंध की जो प्रासंगिकता है, वो आज भी बनी हुई है। जो निबंध है वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जिस समय ये लिखा गया था उस समय महत्वपूर्ण था। अब हमने इस पे पूरी चर्चा की, हमने इसके सभी पक्षों को जानने का प्रयास किया, हमने साहित्यिक परिचय लिया, हमने जाना कि शिव पूजन सहाय जी जो हैं वो गांव की अनिवार्य आवश्यकताओं में किन किन बातों को रख रहे हैं। हमने गांधी के मॉडल को भी समझने का प्रयास किया, हमने विकास के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पर भी चर्चा की। अब अगर हम प्रश्नों की बात करें कि इसमें किस तरह के प्रश्न आएंगे और आपको उनको कैसे डील करना होगा, तो अक्सर जो इस पे सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है वो यही है कि
शिव पूजन सहाय जी या इस पर्टिकुलर निबंध में जो है गाँव की क्या अनिवार्य आवश्यकताएं बताई गई हैं। तो हमने उनकी चर्चा की। आप वही सब शिक्षा, जलाशय, धन की व्यवस्था, जो शिक्षकों का अभाव है, जो चिकित्सकों का अभाव है, उन सब की चर्चा आपको यहाँ पर करनी है। जितने भी बिंदु हमने बनाए हैं, जितने भी बिंदुओं पर हमने इस निबंध के संदर्भ में चर्चा की, हमने चकबंदी की बात की और संगठन की बात की। तो ये तमाम तरह की बातें आपने उसमें डिस्कस करनी है। लेकिन इसके साथ एक बात आपको हमेशा बार-बार भी कहनी है कि ये जो निबंध है, इसकी महत्वता जो है थी, जब लिखा गया तब भी थी और आज भी है। और जिस तरह से हमारा विकास का मॉडल है, गाँव पर अभी भी हमारा ध्यान नहीं है, तो ये निबंध जो है वो आने वाले समय में भी प्रासंगिक बना रहेगा। इस बात की हमको इसमें चर्चा करनी है। दूसरा प्रश्न जो अक्सर आता है, प्रतिपाद्य कि इस निबंध का प्रतिपाद्य क्या है, या इस निबंध की समीक्षा कीजिए, या इस निबंध का सार बताइए। तो जब हम सार की बात करते हैं और प्रतिपाद्य की बात करते हैं, तो हमें जो भी रचना में जो भी घटनाएं, जो भी बातें उन्होंने क्रम से कही हैं, उसे क्रम से हमें अपने उत्तर में देना होता है। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो कुछ कोटेशंस, मतलब लेखक ने जिन पंक्तियों का इस्तेमाल किया है, उन पंक्तियों का इस्तेमाल हम वहाँ पे करें। उन घटना, अगर आपको एज इट इज़ वो पंक्तियाँ याद नहीं रहती हैं, अगर याद रहें तो बहुत अच्छी बात है, और ना रहें तो कुछ शब्दों का आप बीच में सिंगल कोड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने निबंध के आरंभ में बात की कि हमने कहा गाँव में जब हम जा रहे हैं तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव की चर्चा जो है वहाँ पे उन्होंने की। जो प्रत्यक्ष अनुभव शब्द आपको याद रहेगा, आपको ये भले ही पूरा पैरा 2 पैरा जो जहाँ पे उन्होंने चर्चा की, वो भले ही आपको एज इट इज़ अक्षर से अक्षर याद न रहे, लेकिन वो उस शब्द को आप लिख देंगे कि शिव पूजन सहाय जी जो प्रत्यक्ष अनुभव की बात करते हैं, और फिर आप उसकी डिटेलिंग कर देंगे कि गाँव में आपको जाना होगा, सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, सिर्फ आर्टिकल्स लिख के, भाषण करके, चर्चाएं करके, गोष्ठियाँ करके काम नहीं चलेगा। आपको गाँव में जाके उनके जीवन का हिस्सा बन के उनकी समस्याओं को समझना होगा, तभी आप समाधान भी निकाल पाएंगे, क्योंकि आप सही समस्या से जुड़ पाएंगे। इसी तरह से जब सब पॉलिटिशियंस से नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस ने, अगर राजनीतिज्ञों ने अगर थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो गाँव की स्थिति नहीं होती। वो कहते हैं कि वोट की भीख मांगने के लिए तो वो पहुंच जाते हैं। तो वोट की भीख जो शब्द है, आप उसको सिंगल कोमा में लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि वो, या सिर्फ भीख शब्द भी लिख सकते हैं कि वोट की भीख मांगने के लिए वो आते हैं। शिव पूजन सहाय जी ने इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए बड़े कड़े शब्दों में उनकी आलोचना की, उनकी प्रश्ना की है कि ये लोग जो हैं सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए तो गाँव पहुंच जाते हैं, लेकिन गाँव के विकास के लिए ये लोग कुछ काम नहीं करते। तो इस तरह से करके आप उस कोड को, उन पंक्तियों को, उन घटनाओं को, उन उदाहरणों को जो कि हमारे टेक्स्ट में दिए गए हैं, जो हमारे पाठ में दिए गए हैं, उसको अपने उत्तर में जब आप लेंगे तो इससे आपका उत्तर प्रभावशाली बनेगा, क्योंकि एग्जामिनर ये जानेगा कि आपने उस चैप्टर को पढ़ा है, आपने उस चैप्टर से सीधे आपने मतलब समझा है उस चैप्टर को। अदरवाइज अगर आप एक एवरेज बात लिख देते हैं कि ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, तो लगता है कि हाँ आपने सुनी सुनाई कुछ बात कही है, लेकिन जैसे ही आप उसमें से उदाहरण सॉरी एग्जाम्पल्स देते हैं, तो वैसे ही आपका जो प्रत्यक्ष अनुभव वाली बात है वो आप पता चलती है, और ये एग्जामिनर ये समझता है कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, समझा है, इसीलिए आप ये एग्जाम्पल्स दे पा रहे हैं। तो उदाहरण आपने देते हुए उस चैप्टर के को क्रम से डिस्कस करना है, उसके पॉइंट्स को क्रम से बताते चलना है। और जब हम कथासार की बात कर रहे हैं या जब हम समीक्षा की बात कर रहे हैं खास तौर पे, तो समीक्षा में आपको ये बताना है कि आपने क्या समझा। आपको कथा तो बतानी है कि इसमें ये 5 बातें हैं या इसमें ये 4 बातें हैं, उनको आपको डिस्कस करना है, और लास्ट में आपको ये बताना है कि इससे आपने क्या समझा। अगर इस चैप्टर की समीक्षा के बारे में बात की जाए तो आप कहेंगे कि भारत जो है वो गाँव का देश है, तो गाँव के विकास की बात करके वो अल्टीमेटली पूरे भारत के विकास की बात कर रहे हैं। और किस तरह से वो विकास होगा, जब सभी गाँव विकसित हो जाएंगे तो 80% जब गाँव, जिस जगह पे गाँव हो तो 80% विकास वैसे ही हो गया उसका सीधे सीधे। और फिर आप शक्तिकरण, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की बात भी करेंगे। तो इस तरह से करके जो हमने पूरे निबंध को समझने में जो हमने सूक्ष्म समझ बनाई, उसकी चर्चा आपको वहाँ पर करनी होगी। प्रतिपाद्य में ये बचा जा सकता है इस बात से, लेकिन समीक्षा में हमें उसमें अपनी समझ, उसकी अपनी आलोचनात्मक दृष्टि वहाँ पर देनी अनिवार्य है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, उदाहरण आप जितना देंगे उतना ज़्यादा आपकी बात जो है वो प्रभावशाली बनेगी।
क्या इस संदर्भ में आप कुछ पूछना चाहते हैं? क्या आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन। चलिए, मैं पिछली बार हमारा एक लेक्चर छूट गया था, बालकृष्ण भट्ट का लेख ज़बान। चाहती हूँ कि उस पर भी कुछ चर्चा कर लें हम। अभी हमारे पास समय काफ़ी है, तो मैं एक मिनट उसकी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। अगर आपके पास इस इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो आप भेज सकते हैं तब तक। एक अन्य महत्वपूर्ण निबंध हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, जिसका लेक्चर हमारा मिस हो गया था। मैं उसकी चर्चा थोड़ी सी आपसे करना चाहती हूँ। चैप्टर का नाम है ज़बान, और ये इसके जो लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट जी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं हिंदी साहित्य के, बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उन्होंने उस समय राइटिंग की और इतना लिखा कि जो क्षतिपूर्ति है, जो अभाव था हिंदी में रचनाओं का, और ये बहुत सारी समस्याएं जो समाज में थी उस वक्त जो नहीं लिख पा रहे थे लोग, उस पर इन्होंने बहुत लिखा। 1000 से भी ऊपर के इनके पास निबंध हैं। और अभी मैं आपको चर्चा करती हूँ कि किस तरह से उन्होंने कितनी तरह की रचनाएं, कितनी विधाओं में रचनाएं लिखी। और इनका जन्म जो है 1844 ईस्वी में प्रयाग में हुआ, और अपनी आरंभिक शिक्षा भी इन्होंने यहीं पाई, और स्कूल में इन्होंने हिंदी और संस्कृत में पाया एजुकेशन ली। लेकिन संस्कृत और हिंदी के अलावा इन्हें अंग्रेजी और उर्दू का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। ये इनकी रचनाओं से हमें पता चल जाता है। उनकी रचनाओं में अंग्रेजी के बहुत सारे लेखकों की कोटेशंस उन्होंने दी हुई हैं, और उर्दू फारसी के शब्दों का इतना धड़ल्ले से इस्तेमाल है उनकी रचनाओं में कि तक इनको बहुत अच्छी उसकी जानकारी थी। और हिंदी प्रदीप नाम की पत्रिका का ये संपादन करते थे, और लगभग 33 वर्षों तक इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया। और हिंदी के प्रचार प्रसार में इस पत्रिका की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, ये व्यापार, पहले से टीचर थे स्कूल में, लेकिन फिर इन्होंने जो है हिंदी सेवा के लिए, साहित्य की सेवा के लिए अपनी वो जॉब छोड़ दी और हिंदी प्रदीप का जो संपादन आरंभ किया। और इनका परिवार जो है वो कई आर्थिक तंगियों के दौर से, कई बार जो है आर्थिक तंगियों के दौर से गुजरा, लेकिन इन्होंने जो इनका समर्पण था, जो इनकी जो कर्मठता थी, उसी की तरफ उन्होंने ध्यान दिया और अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को सेकेंडरी रखा। और हिंदी की सेवा के लिए ही हम इन्हें आज जान रहे हैं कि इन्होंने इतना काम किया है कि इनके बिना हिंदी साहित्य की चर्चा संभव ही नहीं है। इन्होंने अंग्रेजी शासन के ऊपर जो है पूरी आलोचनात्मक निबंध, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर भी इन्होंने स्वतंत्र लेख प्रकाशित किए। और बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का जब भी जो नवजागरण का दौर है, जब भी आज़ादी से पहले का वो जो दौर है, उसके बारे में जब भी चर्चा होगी, हिंदी प्रदीप की चर्चा के बिना चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत ही मार्के के जो लेख हैं वो यहाँ पर इन्होंने लिखे और दूसरों से लिखवाए। पत्रकारिता के क्षेत्र में इस पत्रिका का नाम जो है बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, और उस समय जो है इससे बड़ी और इससे चर्चित कोई पत्रिका उस समय हमें देखने को नहीं मिलती है। बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं इतने महत्वपूर्ण रचनाकार हैं कि उन्होंने अपने समय के साहित्यकारों को तो प्रभावित किया ही किया, लेकिन अपने बाद के जो साहित्यकार हैं उन्हें भी प्रभावित किया। जैसे कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिनका पूरा हिंदी साहित्य जो है वो ऋणी है, उनका इतना सम्मान करता है, उनके निबंधों पर भी, उनकी रचनाओं पर भी बालकृष्ण भट्ट जी के लेखन का प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि जिस तरह की राइटिंग इन्होंने शुरू की भट्ट जी ने, वो हमें शुक्ल जी के पास भी देखने को मिलती है। हिंदी साहित्य के जो मर्मज्ञ आलोचक हैं रामविलास शर्मा जी, उन्होंने भट्ट जी के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि वे साहित्यिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर ऐसे गंभीरतापूर्ण विचार करते हैं और ऐसी गंभीरता से उसके फिर समाधान भी सुझाते हैं। और ये जो शैली है, जो बाद में हमें रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों में भी देखने को
मिलती है। या शुक्ल जी के जब हम निबंध पढ़ते हैं तो हमें उसमें उससे पढ़ते हुए भट्ट जी की याद आ जाती है। ऐसा रामविलास शर्मा जी का कहना है। जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा निबंधों की रचना की, और उनका जो रचना कौशल है, जो विषय का वैविध्य है, भाषा का जो प्रभाव है, वो देखते ही बनता है। जो सजीवता वहाँ और रोचकता वहाँ पे है, वो देखते ही बनती है, उसका कोई सानी नहीं है। कैसे निबंध कहीं और हमें देखने को नहीं मिल पाते हैं। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने इतने महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं। स्त्री शिक्षा नवजागरण के दौर का, उनके समय का बहुत ज्वलंत मुद्दा था, और उस समय बड़ी द्वंद्वात्मक स्थितियां थी कि स्त्री शिक्षा जो है, स्त्री शिक्षित हो, ये तो एक तरह से मत बन गया था कि स्त्री को शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन उसे किस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए, इस पे बहुत डाउट थे। कि बहुत सारे जो बड़े बड़े आलोचक है वो तक ये चाहते थे कि स्त्रियों को केवल गृह कार्य से संबंधित जो है पाक शास्त्र और सिलाई कढ़ाई और ये सब उनके सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए था। ये उनका मत था। लेकिन भट्ट जी जो है, उन्होंने अपने आर्टिकल में, अपने निबंध में साफ शब्दों में ये लिखा कि चाहे धर्म की सारी धज्जियां उड़ जाएं, सारी परतें खुल जाएं, लेकिन स्त्रियों को गणित और विज्ञान की भी शिक्षा होनी चाहिए। तो इतना निर्भीक और इतनी स्पष्ट टिप्पणी करने वाले भट्ट जी जो हैं, निश्चित रूप से आदरणीय है और सम्माननीय है। उनकी रचनाएं जो हैं वो हमेशा से प्रेरणा स्रोत रही हैं और हमेशा प्रेरणा के स्रोत रही। सारी रचनाएं हमारे सामने हैं। अगर उनके उपन्यासों की बात करें तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान बहुत ही प्रसिद्ध उनकी रचनाएं हैं। उनके नाटक हैं दमयंती स्वयंवर, बृहन्नलला, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। उनके निबंध संग्रह हैं साहित्य सुमन और भट्ट जी की निबंध माला। उन्होंने अनुवाद किया बंगला से, संस्कृत से, अंग्रेजी से, बहुत सारा अनुवाद किया उन्होंने अपनी रचनाओं में। अगर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें जो कि हमारे सिलेबस में लगा है, तो बहुत कुछ तो हमें इसके नाम से स्पष्ट है। जबान जो है भट्ट जी का लिखा हुआ एक प्रसिद्ध ललित निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मनुष्य की जो 5 इंद्रियां हैं उनका विश्लेषण बड़े ही रोचक अंदाज में किया है। अब ये 5 इंद्रियां कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा। इन 5 इंद्रियों से ही मनुष्य इस संसार का बोध प्राप्त करता है। हमें इस संसार में से का जो भी ज्ञान है, हमारे आसपास क्या है, इसका हमें ज्ञान कैसे होता है? इन्हीं 5 इंद्रियों के माध्यम से होता है। वे कहते हैं कि इसके अभाव में हमें संसार का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में हम असमर्थ हैं। यानी अगर कहीं भी हमारे पास कोई भी इंद्रिय कम है या वो कार्य नहीं कर रही है, तो हमारे लिए संसार को समझने में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानी निश्चित रूप से आने वाली है। फिर उसके बाद उन्होंने चर्चा में कहा कि हर इंद्रिय जो है, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, ये सभी इंडिपेंडेंट है, ये सब अपना स्वतंत्र काम करती हैं, इनका एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो जीभ है, जो जिह्वा है, जो जबान है, उसका वो कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और वो इन सभी में श्रेष्ठ है। इस बात को इन्होंने अपने निबंध में जो है बार बार प्रमाणित करने का प्रयास किया। इस निबंध में व्यक्तिगत जीवन के अनेक उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने जबान को तार्किक और रोचकता के साथ श्रेष्ठ बताया है। इंद्रियों के गुण और दोष दोनों की समीक्षा करते हुए उन्होंने इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए उसके लाभ और उसके ये कहा कि अगर वो नियंत्रण में नहीं है तो उससे होने वाली जो हानियां हैं उनका पूरा पूरा जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है। और वो ये कहते हैं कि जैसे आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, और एक दूसरे से इनका कोई सरोकार नहीं है। यानी कि जब हम सुन रहे हैं तो अगर हमारी आँख बंद है तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम देख रहे हैं और हम नहीं सुन रहे हैं तो देखने में हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जो ऐसे ही बाकी इंद्रियों के साथ, त्वचा के साथ भी, और हमारी जो घ्राण शक्ति है, जो सूंघने की शक्ति, उसके साथ भी यही है। लेकिन जीभ के साथ ऐसा नहीं है। वो बार बार इस बात को कहते हैं कि जीभ जो है वो श्रेष्ठ है, वो सबके कामों में दखल डालती है और सबके कामों से उसके काम में जो है इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं होता है। वो कहते हैं कि जबान अपने क्षेत्र के साथ साथ अन्य इंद्रियों के क्षेत्र की सीमा में भी प्रवेश करती है और अपना प्रभाव डालती है। उनकी कोटेशन है, वो लिखते हैं, जबान जब इंद्रियों में इतनी प्रबल है कि यह जायका लेने के समय सिवाय रस के जो इसका प्रधान विषय है, स्पर्श, शब्द, रूप, गंध, सबको अपने साथ समेटती है। यानी जब आप
रस ले रहे हैं, मतलब जब आपकी जीभ में जो है कोई आस्वाद है तो उसके साथ बाकी चीजें भी स्वतः ही आ जाएंगी। वो लिखते हैं कि अगर भोजन में सुगंध हो तो आपका भोजन जो स्वाद है वो कई गुना बढ़ जाता है। यानी भोजन जब सुगंध होती है, सुगंध मतलब अगर आप जानिए कि अगर गर्म भोजन है और आप कमरे में बैठे हैं और कहीं रसोई में खाना बन रहा है और वहां से जो सुगंध आपको आ रही है, तो वो सुगंध जो है आपके खाने को कई गुना बढ़ा देगी, आपकी भूख जागृत हो जाएगी। और जब आप भोजन को मतलब स्वाद के लिए आपने कोई चीज अपनी जबान पे रखी और वो स्मेल कर रही है, उसमें से खुशबू उठ रही है, तो वो गंध जो है वो आपकी भोजन के स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है। इसी तरह से आप कहेंगे, हो सकता है कि इस बात से कहीं असहमति हो सकता है कि कोई कहे कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इसका अगर हम उल्टा करके देखें, भट्ट जी कहते हैं कि अगर आपके पास आसपास कहीं से दुर्गंध आ रही हो या आपको कहीं गंदगी दिखाई दे रही हो, तो आपसे भोजन नहीं किया जाएगा। आपके आसपास गंदगी फैली हुई हो तो भोजन आप देखिए, भोजन का काम क्या है? जबान का काम है कि आप खाएं, आपके जबान पे कोई चीज रखी जाए और आपको स्वाद बता दे। लेकिन आपको दुर्गंध आ रही है, यानी कि जो काम है वो आपकी नाक कर रही है, दुर्गंध नाक में आ रही है, लेकिन आपसे खाया नहीं जाएगा। और आपके आसपास अगर गंदगी है तो गंदगी देखने का काम कौन है? वो आंखें कर रही हैं। तो जब आपके आंखें ये काम कर रही हैं कि वो आपको कुछ गंदा दृश्य दिखा रही है, तो भी आपसे नहीं खाया जाएगा। इसका उल्टा, अगर आपके आसपास अच्छा दृश्य है, साफ सफाई है, स्वच्छता है और जो भोजन है वो सुगंध दे रहा है, तो निश्चित रूप से आपकी भूख जो है वो बढ़ेगी और जबान जो है, जो उसका कार्य है, वो कई गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, वो ज्यादा अच्छे से आपको पसंद आएगा खाना, स्वाद आपका कई गुना बढ़ जाएगा। देखिए मैं आपके लिए भोजन अगर गंधाता हो या भोजन के आसपास दुर्गंध आ रही हो या भोजन करने के स्थान पर गंदगी दिखाई दे, तो वह कभी भी गले से नहीं उतरेगा, ये उन्होंने कहा। उसे जबान पर रखा ही नहीं जा सकेगा। यदि जबान का प्रधान कार्य रस है, किंतु नेत्रों के माध्यम से गंदगी की सीमा में या नासिका के माध्यम से दुर्गंध की सीमा में या प्रवेश कर जबान अपना महत्ता स्थापित करती, यानी कि इनका जो अंतर संबंध है वो यहाँ पर हमें स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से नाक और आंखों की वजह से जो है जबान को प्रभाव पड़ रहा है। और इसका उल्टा भी है कि अगर अच्छा दृश्य आपके आसपास से, स्वच्छता है, तो आपको स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। वो कहते हैं कि जो जीभ है, अगर चटोरी जीभ है, वो लाखों रुपए चट कर जाती है और फिर भी उसकी हवस नहीं मिटती। तो यहाँ जो उन्होंने प्रयोग किया है वो लाक्षणिक प्रयोग किया है कि जीभ की हवस नहीं मिटती। तो जीभ जो है वो यहाँ पे उन्होंने उसको लालच और स्वार्थ का प्रतीक बना के रेखांकित किया है कि अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे अपनी इन इच्छाओं को, तो हम बहुत बड़े घाटे में वहाँ पे पड़ सकते हैं। जबान को की व्याख्या करते हुए उन्होंने एक बात और की है, जो कि मतलब दो पंक्तियां उन्होंने कही हैं। वो कहते हैं, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठा वचन सुनाए के, सबको अपनो कर ले। कागा काको धन हरे, कौवा जो है वो किसका धन हरता है? वो कौवा किसी का धन चोरी नहीं करता, वो सिर्फ कर्कश बोलता ही तो है, और तो वो कुछ नहीं लेता किसी से। कोयल काको दे, और कोयल किसको पैसा देती है? कोयल किसको कुछ देती है? वो सिर्फ मीठी वाणी बोलती है। मीठे वचन सुनाए के, मीठे मीठे वचन सुना के, कोयल जो है मीठे वचन सुना के सबको अपना कर लेती है, सबको अपनो कर ले, सबको अपना कर लेती है। यानी जबान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जो मीठा बोलना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो बदजबानी है, जो कटुभाषिता है, वो किसी को भी पसंद नहीं आती और ऐसा व्यक्ति नुकसान करता है और घाटे में रहता है। मैं उनकी पंक्ति सुनाती हूँ आपको। नुकसान भी आदमी कड़ाई या बदजबानी से उतना ही उठाता है जितना उम्दा शिफ्तों से के होते हुए भी लोग जो है कटुभाषी या बदजुबान व्यक्ति से हमेशा हिचकते हैं। और जैसे कि जो काटने वाला कुत्ता होता है उससे सब लोग बचते हैं, उसी तरह से जो खराब भाषा बोलता है, खराब जबान बोलता है, उससे लोग बचा करते हैं। ऐसे कटु शब्द जो हैं उन्होंने कड़वा बोलने वाले लोगों के संदर्भ में किए हैं।
तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है सभ्य आचरण के लिए जबान को एक प्रतीक के तौर पर मानते हैं कि आपकी जो भाषा है वो आपकी सभ्यता को बताती है कि आप कितने सभ्य हैं, आपने कितनी सिविलाइज हैं। आपकी भाषा से, आपके बोलने के तरीके से जाना जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान उसकी वाणी से होती है। मानव जीवन के इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो लेखक इस निबंध में लिखते हैं कि लिखने से पहले और बोलने की जो प्रक्रिया लिखने से पहले जो है वो बोलने की प्रक्रिया आरंभ हुई है। यानी कि बोलना जो है वो हमारे सिविलाइजेशन जो आया, हमारी जो सभ्यता आई, उसमें हमने जो लिखना सीखा, जो हमने पढ़ना सीखा, वो बहुत बाद में सीखा। बोलना हमने उससे पहले सीख लिया। तो यानी कि जो जबान है उसका काम जो है वो सबसे प्राचीन कामों में से एक है। आरंभिक दिनों में कहना और उसे कान से सुनकर याद रखने की प्रवृत्ति विद्यमान थी। यानी कि हमारे यहाँ जो श्रुति परंपरा है वो बहुत समय से चली आ रही है। तो हम जानते हैं कि जब हमारे पास छपाई की मशीनें नहीं थी, हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो हमारे यहाँ ज्ञान की परंपरा कैसे चलती थी। आपने बहुत दृश्यों में देखा होगा कि गुरुजी जो है वो कोई पाठ पढ़ते हैं और बच्चे जो है पीछे पीछे दोहराते हैं। हमने पेड़ों के नीचे बैठे हुए, जंगलों में बैठे हुए, आश्रमों में बैठे हुए, ऐसे बहुत सारे दृश्य फिल्मों में और टीवी में हमने बहुत बार देखे हैं कि इस तरह से परंपरा चलती है। तो ये श्रुति परंपरा थी कि सुनकर ज्ञान जाता था आगे, गुरु की जबान से जो है वो शिष्य के कान तक जाता था और फिर वो शिष्य के माध्यम से अगली पीढ़ी तक इस तरह से ज्ञान ट्रांसफर होता था। यानी कि लिखना बाद में आया है, लिखने की का हमने इस्तेमाल बहुत बाद में किया, हमने पढ़ने का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर दिया। जो जबान है हमारी, उसके माध्यम से हमने ज्ञान की परंपरा को चलाया, ऐसा वो कह रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो जबान है इसी हमें जानवरों से जो श्रेष्ठ बनाता है, हमें मनुष्य जो बनाता है वो हमारी जबान ही है, वरना कोई फर्क नहीं है हम में और पशु में। अगर हम कटु बोलते हैं, अगर हम कर्कश बोलते हैं, तो ये कोई हमारी सभ्यता का उदाहरण नहीं है। इसलिए हमारा जबान पर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा उनका मत है। और मानव स्वभाव का सूक्ष्म परीक्षण करते हुए जबान के महत्व को भट्ट जी ने क्रोध से भी जोड़कर देखा है। वे कहते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण रखने का एकमात्र उपाय जबान पर नियंत्रण है। यही वो इंद्रिय है जो हमारा भारी नुकसान होने से बचा सकती है। वे लिखते हैं कि जबान को दबाकर क्रोध को दबाए रखना ही एक उपाय है। इसी के साथ साथ ज्यादा बोलने वाले कुछ जो नुकसान है उसके भी उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि जो वाचाल लोग हैं, वाचाल मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो अपने ज्यादा बोलने की आदत से मजबूर हो जाते हैं और उनको ये पता ही नहीं चलता कि उनके मुंह से क्या निकल रहा है और इसकी बहुत हानियां उनको आगे उठानी पड़ती हैं। और वो कहते हैं कि जबान पे जो नियंत्रण है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे लिए बोलना बहुत ज़रूरी है तो हमारे लिए चुप रहना भी ज़रूरी है। कई बार जो है चुप रहने से हम बहुत सारी हानियों से बच सकते हैं। निबंध के अंतिम अंत की तरफ जाते हुए उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया जो कि जिससे कि हम सभी लोग लगभग परिचित ही हैं कि जबान पर नियंत्रण न होने का सबसे बड़ा नुकसान जो उन्होंने बताया वो महाभारत का संग्राम बताया। उन्होंने कहा कि जो महाभारत का संग्राम है वो जबान के कंट्रोल ना होने की वजह से ही हुआ और इसी वजह से जो है इतनी बड़ी जो 18 अक्षौहिणी सेना जो है वो नष्ट हो गई। वो उसके लिए उन्होंने कहा कि जब द्रौपदी जो है दुर्योधन से कहती है कि अंधे का पुत्र अंधा, तो इस मर्म भेदी जो वाक्य है, इसका मर्म जो है वो एक तांडव के रूप में उभरा भारत की भूमि पर और इतना भारी नुकसान, इतनी भारी क्षति जो है वो उठानी पड़ी सिर्फ एक डायलॉग की वजह से, सिर्फ एक संवाद की वजह से, सिर्फ अपनी जबान पे नियंत्रण ना होने की वजह से। तो ईश्वर ने मुंह में जीभ दी है तो कहने के लिए ही दी है, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। उनका मत है कि हमें ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि हमें कहने के बाद पछताना पड़े। तो लेखक का मत है कि मृदुभाषी और मीठी बोली के द्वारा ही हम दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं। कम बोलना, सही बोलना, उचित समय पर और स्थान पर बोलने से ही हमारे व्यक्तित्व जो है वो संवरता है और हमारे संस्कार और हमारे स्वभाव को प्रदर्शित करता है। हमारी पहचान हमारी जबान ही है, इसी के द्वारा हम पहचाने जाते हैं। ये जबान ही सब इंद्रियों में श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है। इस संदेश के साथ ही जो लेखक है वो अपनी बात को पूरा करते हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें तो इस निबंध में उन्होंने क्या कहा, इस निबंध में उन्होंने हमें
बहुत ही रोचक तरीके से जो है बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो उदाहरण है वो प्रस्तुत करके बताया कि हमारी इंद्रियों में जिह्वा जो है, जो ज़बान है, उसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए कि किस तरह से भोजन का स्वाद जो है वो अन्य इंद्रियां जो है वो सभी इंद्रियां न्यूट्रल हैं, सभी इंद्रियां निरपेक्ष हैं, लेकिन जबान जो है वो औरों से प्रभावित हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि कौवे और कोयल का एग्जाम्पल दिया कि कौवा किसी से कुछ लेता नहीं और कोयल किसी को कुछ देती नहीं, लेकिन सिर्फ अपनी मीठी जबान की वजह से वो सबकी प्रिय बन जाती है। फिर उन्होंने महाभारत का उदाहरण दिया और कि किस तरह से सिर्फ एक कटु वचन की वजह से इतना भारी जो नुकसान हमें देखने को वहाँ मिला। तो अगर भाषा पर नियंत्रण होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। तो पूरा जो निबंध है वो एक सूत्रता में बंधा हुआ है, एक रास्ता में बंधा हुआ है, कहीं भी उसमें विषयांतर नहीं होता। जिस विषय को लेकर चला है उसी विषय पर बात करता है और बहुत संक्षिप्त में, बहुत कम से कम शब्दों में, बहुत कसे हुए शब्दों में उन्होंने हमारे सामने एक पूरा परिदृश्य जो है रखा। बहुत सारे तर्कों के सबल तर्कों के साथ उन्होंने अपनी बात को कहा। ठीक है, तो इस निबंध पे भी अगर प्रश्न आएंगे तो जैसे हमने पिछले निबंध में चर्चा की है, आपके प्रतिपाद्य आएगा, सार आ सकता है, समीक्षा आ सकता है, या भट्ट जी का जो जबान निबंध है इसका सार क्या है, वो इसमें क्या बताना चाहते हैं वो आपको करना है। और यह जबान जो है वो कैसे श्रेष्ठ है अन्य इंद्रियों से, इसको स्पष्ट कीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। इस पर आप इसको आप एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरणों के साथ जो है चर्चा करेंगे। मुझे लगता है हमने काफ़ी बात कर ली है। अगर आप कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हों तो प्लीज़ पूछिए। दोनों चैप्टर्स में से अगर आपको कहीं कोई डाउट है। कोई प्रश्न नहीं है मेरे सामने, तो मैं समझती हूँ कि आपके पास कोई समस्या नहीं है, आप पूरी तरह से समझ गए हैं। आज की क्लास लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। थैंक यू।